हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, जहां पर हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। क्या थे वो फॉर्मूलाज, एक बार उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमने ये सीखा था कि जो एक बोहर एटॉमिक मॉडल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, अगर उस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेडियस का, कि अगर हमें nth बोहर ऑर्बिट की अगर रेडियस निकालनी है, तो देखो रेडियस के दो फॉर्मूले थे। एक तो था आपके पास n स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू आर, nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस क्या थी, n स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप सेकंड इक्वेशन याद रख सकते हो कि nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, इक्वल होती है। जहां पर हम इस इक्वेशन में इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जिसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस की 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी हमें। तो वेलोसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वेलोसिटी का फॉर्मूला? 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड स्क्वायर, सॉरी जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है आपको nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला था 2.188 into 10 to the power 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। फिर हमने और फॉर्मूले पढ़े इससे, जहां पर हमने ये देखा था कि टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था बेटा 1.52 इंटू 10 to the power minus 16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और फिर लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब सेकेंड इनवर्स के। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आप इनके डेरिवेशन को विजिट कर सकते हो मेरे लास्ट लेक्चर से। ठीक है, और इन्हें अच्छे से आप डिराइव करके खुद भी याद कर सकते हो। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, डेरिवेशन आपको आता है, आपको सीखना है बस। ठीक है, तो वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं आज के लेक्चर पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन nth बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की हमने रेडियस कैलकुलेट करना सीख ली, वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीख ली, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीख लिया और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना सीखनी है। तो आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो हमें सीखना है कि nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑब्वियसली बात है, जब काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो कोई चीज मूव करती ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड चीज, इसके पास और कौन सी एनर्जी होगी। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कितना है, z इंटू ई चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या हो सकती है, उसके पास हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए
इलेक्ट्रॉन के पास, एक मूविंग पार्टी के पास बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, इवन बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। लेकिन हम यहां पर जो एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए, वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और एक क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? मतलब कि एक न्यूक्लियस के अराउंड nth बोहर ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने देख लिया कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है ना, तो जेड प्रोटॉन के पास कितना हो गया? जेड इंटू ई। ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के Q1 Q2 अपॉन आर। ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनता है के Q1 Q2 अपॉन आर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है तो वहां पर बनता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? जब यहां पर आप चार्ज की वैल्यू पुट करते हो तो यहां पर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन का भी यूज करते हो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में वहां पर हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वहां पर हमने साइन नहीं रखा था, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन नहीं रखा था, लेकिन यहां पर पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा यहां से के Q1 चार्ज कितना है? Z इंटू ई। Q2 चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो यहां पर आप नेगेटिव साइन लेकर चलोगे, अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहां पर जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आती है? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। मुझे बताओ, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था? के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। पढ़ा था अपन ने। mv स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा? के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यहां से अगर मैं mv स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी के जेड स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया। इस इक्वेशन को mv स्क्वायर की वैल्यू को पुट कीजिए आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर की क्या जगह क्या लिखूंगा? ये हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? चलिए, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हो गई हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। दोनों की वैल्यू उठाओ, यहां पर पुट करो, तो जो टोटल एनर्जी आएगी आपके पास, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, देन प्लस प्लस, और ये क्या है? माइनस में, तो टोटल क्या लिख दूं मैं? डायरेक्ट माइनस लिख दूं, माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर में से एक के जेड स्क्वायर अपॉन आर अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या बनेगी आपकी? देखिए, टोटल एनर्जी आपकी इक्वल टू होगी माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर क्या किया आपने? हाफ में से 1 को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर एक रिलेशन बनाना सिखाता हूं मैं आपको। ध्यान से देखो कि जो मेरी टोटल एनर्जी है, क्या है टोटल एनर्जी? देखो, कोई टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बनाओ। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? प्लस हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी क्या आई? माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर।
क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? क्या मैं लिख सकता हूं? दिख रहा ना भाई, इस वैल्यू की जगह यहां पर देखो हाफ के जेड स्क्वायर अपन आर, इसकी जगह क्या लिख दो आप? काइनेटिक एनर्जी। देखो ये इसके बोला काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, इसको देखो पोटेंशियल एनर्जी को, और इसको देखो, मुझे ये बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपन आर, यही है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो के जेड स्क्वायर अपन आर, यहां से निकालो के जेड स्क्वायर अपन आर, इसके लिए क्या निकलेगी? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं क्या मैं? देखिए के जेड स्क्वायर अपन आर की जगह क्या लिख लिया अपन ने? माइनस को तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ध्यान से, अगर आप देख सकते हो तो भाई काइनेटिक एनर्जी किसके हो गई? इक्वल हो गई माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या? अगर मैं ये चीज लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको यहां पर पुट कर सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2? देखिए माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो बस ये रिलेशन आपका तैयार हो गया कि अगर आपको टोटल एनर्जी पूछे तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दो, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दो आप? हाफ कर दो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इस रिलेशन को आप यूज करोगे। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4 एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत यूज आएगा रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में। जब लोग रिलेशन निकाल रहे होंगे न्यूमेरिकल में, तब आप इजी गोइंग में इसको पुट करके वहां पर अपना आंसर ले आओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने रिलेशन सिखा दिया आपको। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या किया हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, हाफ एमवी स्क्वायर। एमवी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, क्या लिखेंगे हम? के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसको यहां पर पुट किया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर आ गई। क्लियर है? फिर हमने देखा कि भाई जब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर। यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके साइन लेकर चलते हो। भाई Q1 चार्ज आपके पास पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव साइन लेकर चले। Q2 चार्ज आपका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव साइन लेकर चले। वैल्यू पुट की, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? फिर इन दोनों को यहां पर पुट किया, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली और रिलेशन बनाया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। रिलेशन क्या आया कि टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है एंड ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। क्लियर है? चलिए ऐसा कीजिए कि एक बार यहां तक आप इस रिलेशन को कंप्लीट कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं हम और कुछ और पोर्शन है यहां पर जो भी हम इसे डिराइव करते हैं। कल्याण नोट। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि अगर अभी तो आपके पास क्या ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर पर आ रही है। यहां पर कुछ कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, उन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कि भाई टोटल एनर्जी, अब मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, वे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट क्या हो जाएगी? तो देखो भाई टोटल एनर्जी मतलब कि इसको मैं En लिख रहा हूं, nth बोहर ऑर्बिट की एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर के। अच्छा मुझे ये बताइए आर की वैल्यू क्या होती है? बताइए। आर की वैल्यू nth बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.529 वाला नहीं, दूसरा वाला, पहला वाला हमने जो पढ़ा था, क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। सिंपल है, nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। इजीली आपको ये मुंह पे याद हो जाएगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। इस वैल्यू को यहां पर पुट करो तो टोटल एनर्जी ये बताओ किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस ऑफ हाफ, देखिए माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब देखो आर की वैल्यू पुट करनी ना, तो एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन है, सॉरी जो
हाँ कॉमन है, उसे कैंसिल आउट कर दो, तो टोटल एनर्जी देखिए यहां से क्या बनेगी माइनस, अब देखिए 2 से 2 टाइम्स गया, ये बच गया 2, ठीक है। फिर क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो जो है उसे लिख लो। बताओ k कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, तो k स्क्वायर। z कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो z स्क्वायर। e कितने टाइम्स है? e का स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो e टू दी पावर 4, ठीक है। फिर क्या बचा? पाई स्क्वायर, और क्या बचा? m बचा। क्लियर है? अपॉन अपॉन में क्या आ गया? एन स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब जितने भी कांस्टेंट है देखिए, के परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ये तो वेरिएबल है तो इसको तो पुट नहीं करेंगे। ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पाई कांस्टेंट है 3.14 वैल्यू इसकी। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। एन नंबर ऑफ शेल है, ये वेरी करेगा। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर आप जब पुट करोगे तो जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आएगी? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी बेटा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है आपके पास कौन सा इक्वेशन आ गया? ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। एक nth बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसके अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। नोट रख लेना, वैल्यू किस में आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। इसको हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन वो न्यूमेरिकल में। अभी यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा कि एक nth बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी। अच्छा, ऐसा कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए, ध्यान से देखो, ये क्या आपकी टोटल एनर्जी है? क्या आपकी टोटल एनर्जी, देखो इस रिलेशन को, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है क्या? अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, यहां लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दिख जाएगा आपको। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी कितनी है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, इक्वेशन नंबर 6। नाउ आगे बात करें, मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो 2 टाइम्स कर लो इसका, कितना हो जाएगा? -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 7। तो ये हो चुकी है आपके पास एक nth बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इवन हमने रिलेशन भी चेक कर लिया कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, मैं यहां पर एक और चीज समझा दूं, देखिए मुझे ध्यान से बताइए, मैं थोड़ा इसे यहां पर रफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखो देखो ध्यान से देखना, अभी हमने भी टोटल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा कि जो टोटल एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। यहां पर एक चीज समझा देता हूं आपको। देखो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे, ठीक है, लो हायर एनर्जी लेवल्स में जाओगे, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी मुझे बताओ कि ये वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, बड़ी वैल्यू में से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। तो छोटी वैल्यू और नेगेटिव और लग गया, मतलब कि जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, ओवरऑल इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही ना, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे आप, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे, तो ये जो एनर्जी है 13.6 Z²/n², तो एक वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर आएगी। स्मॉलर वैल्यू पे आप माइनस लगाओ तो वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। तो यहां पर आप नोट डाल सकते हो, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ shells increases, total energy of electron will be increases. Reason, due to negative sign। ठीक है ना, नेगेटिव साइन की वजह से जब आप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हो तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एटम में लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के टुवर्ड्स मूव करोगे तो हायर एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो लोअर के कंपेरेटिव क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, समझते हैं इसको भी। चलिए एक बार ऐसा कीजिए, यहां तक से नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब बात करते हैं आगे, और एक बार वापस में आपके लिए एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का हमने फॉर्मूला बनाया वो यहां पर एक बार साइड में लिख लेता हूं कि देखो बेटा, आपने जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि जो एटम होते हैं, ठीक है, उन एटम के डिफरेंट डिफरेंट, देखिए जैसे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे ना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए उनकी एनर्जी लेवल्स की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसकी बात करते हैं। देखो, तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए स्टार्ट करें पहले हम, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में देखो 1 2 3 बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल्स n = 1, देन ये है मेरा सेकेंड एनर्जी लेवल n = 2, देन थर्ड एनर्जी लेवल, देन फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, और यहां पर आ जाएगा n = इनफाइनाइट। ठीक है, 1 2 3 से चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये एनर्जी लेवल्स आ गए। ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो भी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो Z की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1। ठीक है, तो Z की वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, तो इसको तो भूल जाओ, बचा क्या, सिर्फ n²। तो जो इन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू है किससे डिपेंड कर रही है, n के ऊपर। n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करो, और ऐसे ऐसे करते करते आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या कर सकते हो, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए समझाता हूं मैं आपको, यहां पर बात करते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, बताओ कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू Z²/n², n² की वैल्यू कितनी है, 1, Z की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऊपर आ जाओ, सेकंड की बात करते हैं, 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे 3 की बात करते हैं, 9 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे चलो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते रहो, फिफ्थ की बात करो, फिफ्थ के लिए 25 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आएगी एनर्जी लेवल्स की। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एनर्जी शेल्स है, उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ के लिए कितनी हो जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ के लिए कितनी हो जाएगी, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहां पर बात करूं इन्फिनिटी पे, तो भाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये 0। तो इन्फिनिटी पर जो एनर्जी लेवल्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू, वो कितनी होगी, 0 होगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज करूंगा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ
बताओ एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही ना। देखो -13.6 से 0 चला गया तो वैल्यू इंक्रीज ही तो हुई है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो, एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? इंक्रीज होती है। इसलिए मैंने आपको ये पहले वाला पॉइंट लिखाया था। अच्छा, मुझे एक चीज समझाओ, ध्यान से देखो, ये है मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल और ये है मेरा सेकंड एनर्जी लेवल। अगर इन दोनों के बीच में मैं एनर्जी गैप की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रुकिए एक मिनट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोनों के बीच में एनर्जी गैप की मैं बात करूं तो बताओ डेल्टा ई, जो गैप एनर्जी गैप है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में, जो एनर्जी गैप है वो कितना है? ऑब्वियसली बात है, एनर्जी गैप कैलकुलेट करना है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दो। फाइनल कितनी है? -3.4। इनिशियल कितनी है? -13.6। -3.4 में से इसको लेस करोगे कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब कि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में, फर्स्ट एंड हाइड्रोजन एटम के लिए दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी गैप है वो कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। अगर थर्ड और फर्स्ट की बात करूं तो मैं, बताइए इस एनर्जी, इन एनर्जी लेवल्स में कितना गैप होगा? -1.5 में से इसको लेस करो तो ये आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर और फर्स्ट की बात करो तो कितना हो जाएगा? ये फोर्थ की वैल्यू, ये फर्स्ट की एनर्जी की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने फर्स्ट के लिए देखा। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सेकंड और थर्ड में बताओ गैप कितना है? एनर्जी गैप सेकंड और थर्ड में एनर्जी गैप कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो थर्ड और फोर्थ की बात करो तो बताओ एनर्जी गैप कितना हो जाएगा? इसमें से इससे लेस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.65 समथिंग कुछ आएगा, 0.66 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब ध्यान से देखो, एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, मेंस में पूछी जाती है ये चीजें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में अगर एनर्जी गैप देखते हो तो क्या हो रहा है? ये डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है। दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है? देखो, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, as the number of shell increases, then energy gap between successive energy levels is decreases। दिख रहा है ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में एनर्जी गैप की वैल्यू क्या हो रही है? देखो, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, नोट के फॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज समझा दूं मैं आपको। ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल देखो, इसकी एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सारी एनर्जी लेवल्स की अगर वैल्यू देखो तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कहां पर आ रही है? इसी की तो आ रही है। तो यहां पर मतलब कि न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट लेवल होता है, न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है ना, देखो ये आपका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर क्या होगा? हाई अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का हाई अट्रैक्शन फोर्स है तो इस एनर्जी लेवल की वैल्यू, इस एनर्जी लेवल की जो ये जो ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे लोवेस्ट होगी। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोजेस्ट है अगर कोई ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब कि देखो, न्यूक्लियस के फर्स्ट पास वाला मतलब कि n=1 में इस ऑर्बिट की एनर्जी इन सबसे क्या है? सबसे ज्यादा लोवेस्ट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये है क्या मेरा? ये है मेरा ग्राउंड एनर्जी लेवल। क्या है मेरा? ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बात करो। n=2, इसे क्या बोलोगे आप? इसका फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल बोलोगे या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलोगे। ठीक है, n=3 तो इसे बोलोगे आप सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट या फिर लेवल। n=4 तो क्या हो जाएगा? थर्ड एक्साइटेशन लेवल। इट मींस ओवरऑल मतलब ये हो गया कि अगर n की वैल्यू है कुछ, n आपका एनर्जी शेल है, तो n-1 आपका क्या हो जाएगा?
एक्साइटेशन लेवल हो जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 2 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपका सेकंड एक्साइटेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो दिख रहा है ना, n इक्वल टू अगर 2 पुट कर देते हो तो इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो अगर कोई एनर्जी लेवल n है तो कौन सा एक्साइटेशन स्टेट होगा, वो n-1 एक्साइटेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर बोल सकते हो। चलिए, अब ये तो किसके लिए हुआ, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हुआ। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो तब हम क्या करेंगे, हीलियम हो सकता है, He+, लिथियम 2+, उनके लिए एनर्जी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए यहीं पर साथ में लेके चलते हैं, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करते हैं। देखिए ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बात करें इसके लिए। ऑब्वियसली बात है, देखो एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला था भाई -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो था। अगर हाइड्रोजन एटम था तो Z की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 और सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स को कन्वर्ट किया था, तो वैल्यू अभी भी यही होगी, वैल्यू अभी भी यही होगी, सिर्फ चेंज किस में होगा, चेंज होगा एटॉमिक नंबर में। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो बचा क्या, -13.6 Z² तो बचा। अब हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये हीलियम हो सकता है, लिथियम 2+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी Z की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर सेकंड एनर्जी लेवल की मैं बात करूं, यहां पर है n इक्वल टू 2 के लिए, तो कितना हो जाएगा ये सेकंड एनर्जी लेवल भी, ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी Z² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, यही होगा। ठीक है, बस Z² से क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, और इनफाइनाइट पे कितना होगा, ये भी 0 होगा। सही है, चलिए तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास कभी भी एक फॉर्मूला बन गया है कि किस हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैल्यू याद है आपको, फर्स्ट की कितनी होगी -13.6, सेकंड की कितनी होगी -3.4, थर्ड की कितनी होगी -1.51, फोर्थ की कितनी होगी -0.85, फिफ्थ की कितनी होगी -0.54 और इंफिनिटी कितनी होगी 0 होगी। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये वैल्यू जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से आपको याद रखनी है, और आपको इजी गोइंग में ये याद हो जाएगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। ठीक है ना, आपको इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में या फिर जब आपके पास न्यूमेरिकल हो तभी इसे आप ट्राई करो, नहीं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ये वैल्यू आपको इजीली याद हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन लाइक एटम आए तो सिंपल सा करना है, क्या करो, आपको जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स की वैल्यू थी उसे क्या करो, उस हाइड्रोजन लाइक एटम के एटॉमिक नंबर से क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगी, उसके एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, समझ में आता है इतना सा। चलिए ऐसा कीजिए कि एक बार इसे यहां तक नोट कीजिए। अच्छा, एनर्जी गैप की बात करूं मैं, तो मुझे बताओ एनर्जी गैप कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी गैप कितना होगा, 10.2 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा, फाइनल में से इनिशियल कर दो तो भी 10.2 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सेकंड और थर्ड में कितना होगा, 1.89 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड और फोर्थ में कितना होगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं ना अपन, हाँ सॉरी 4, हाँ सही सही है, 0.66 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एनर्जी गैप की वैल्यू वापस वही है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। क्लियर है, कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए एक बार ऐसा कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कुछ ग्राफ की और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ की। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब आप मेंस और नीट में बैठते हो तो आपके पास ग्राफ के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़े से। तो देखिए बेटा ग्राफ, तो भाई पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे टोटल एनर्जी का। वो फॉर्मूला था -13.6 इंटू Z² अपॉन N²
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट मैं बात करता हूं कीपिंग Z कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, Z को कांस्टेंट पुट करते हैं। अगर Z को मैं कांस्टेंट पुट करता हूं तो देखिए ग्राफ आपका बनेगा किसके किसके बीच में, ये तो पूरा क्या हो गया कांस्टेंट, तो N और टोटल एनर्जी के बीच में आपका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ क्या होगा, देखिए ध्यान से देखते हैं ग्राफ को। भाई टोटल एनर्जी और N के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। अब पहले बना रहे हैं N के बीच में ग्राफ, N स्क्वायर नहीं N के बीच में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है, माइनस, हाँ इसको x माने तो पूरे को, हाँ चलो इसको ऐसा रखते हैं, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, इस तरह से नहीं करते, अपन सिंपल समझते हैं कि भाई नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने के साथ साथ देखो n की वैल्यू, अच्छा ऐसा करते हैं अपन n स्क्वायर के बीच में बनाते हैं इस ग्राफ को, ये ज्यादा बेटर रहेगा, हाँ n स्क्वायर के बीच में बनाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अगर आप नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू डिक्रीज करते हो, n स्क्वायर की वैल्यू आप डिक्रीज करते हो, तो बताओ टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से बताओ क्या होगी, नेगेटिव में आपके पास क्या होगी, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से वो इंक्रीमेंट किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। तो मुझे बताओ कि भाई नेगेटिव के लिए टोटल एनर्जी आपको नेगेटिव में बतानी ना, तो यहां पर तो क्या होती है पॉजिटिव और यहां पर क्या होती है नेगेटिव। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, n स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, टोटल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो किसमें, नेगेटिव में। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा ना कि n स्क्वायर की वैल्यू आपने डिक्रीज की, टोटल एनर्जी बढ़ना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो n स्क्वायर की वैल्यू आपने डिक्रीज की तो टोटल एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ग्राफ। अब मैं बात करता हूं, देखो ये तो था n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर और टोटल एनर्जी के बीच में। अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं सेकंड, वो ग्राफ बनाऊंगा मैं 1/n स्क्वायर और टोटल एनर्जी के बीच में। तो ध्यान से देखिए, अब टोटल एनर्जी और 1/n स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, अगर यहां पर इसकी मैं बात करूं टोटल एनर्जी 1/n स्क्वायर, तो ध्यान से देखो कि भाई जो टोटल एनर्जी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n स्क्वायर के, लेकिन किसमें, नेगेटिव में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। तो जैसे जैसे आप 1/n स्क्वायर की वैल्यू 1/n स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो टोटल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से किसमें इंक्रीज होगी, ये नेगेटिव में इंक्रीज होगी। तो यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा वापिस नेगेटिव कंपार्टमेंट में बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, देखिए लीनियरली चेंज हो रहा है, देखो लीनियरली चेंज होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे 1/n स्क्वायर बढ़ेगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। तो ग्राफ जाएगा आपका इस तरह से, सही है। देखिए जैसे जैसे 1/n स्क्वायर बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। तो ग्राफ ये इस तरह से बनेगा। समझ में आता है, दोनों ग्राफ इजीली स्टडी कर पाओगे ना आप। चलिए अब फर्स्ट क्या किया अपन ने, z को कांस्टेंट रखा। अब क्या कर रहा हूं मैं, कीपिंग n कांस्टेंट, n को अब अपन कांस्टेंट पुट करते हैं। अगर मैं n को कांस्टेंट पुट करता हूं तो मुझे बताओ कि भाई टोटल एनर्जी क्या बनेगी, अब -13.6/n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर दो ग्राफ बनेंगे, एक किसमें बीच में बनेगा, एक तो बनेगा z और टोटल एनर्जी के बीच में, ठीक है, ठीक है, एक बनेगा z और टोटल एनर्जी के बीच में। तो ध्यान से देखो ग्राफ को, ये है y इज इक्वल टू -mx स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, y इज इक्वल टू -mx स्क्वायर। स्लोप क्या जाएगा आपका, नेगेटिव जाएगा, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव कंपार्टमेंट में ग्राफ बनेगा। एक चीज तो क्लियर हुई। अब y इज इक्वल टू mx स्क्वायर आपने सीखा था, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था आपको, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर कैसा होता है, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। लेकिन -mx स्क्वायर होने की वजह से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, ये आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया टोटल एनर्जी और z के बीच में। अब टोटल एनर्जी और z स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखिए वापस वही चीज,
टोटल एनर्जी और जेड स्क्वायर को आप देखते हो तो ये क्या है, देखो यहां पर देखो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ जेड स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आपका जेड स्क्वायर इंक्रीज होगा टोटल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे जैसे जेड स्क्वायर आपका बढ़ रहा है टोटल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन वो किसमें होगी, नेगेटिव में। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप पे जाएगा ग्राफ। क्लियर है, समझ में आता है ना ग्राफ, ठीक है। देखो भाई दिख रहा है यहां पर जैसे जैसे आप जेड स्क्वायर बढ़ाओगे टोटल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव में इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको नेगेटिव कंपार्टमेंट में ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। देखो लीनियरली चेंज हो रहा है कि जैसे जैसे जेड स्क्वायर बढ़ रहा है टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। सही है, तो ये था आपका ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड जेड और एन के बीच में, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शेल्स के बीच में। ये तो बात हुई टोटल एनर्जी की। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी पूछा जाता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखिए भाई हमने अभी पढ़ा था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना भाई टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो माइनस में चल रहा था, ये किस में चलेगा, प्लस में चलेगा, ठीक है। तो देखो अब जस्ट वैसे ही ग्राफ बनेंगे, बस उसके अपोजिट, वो नेगेटिव कंपार्टमेंट बन रहा था, ये पॉजिटिव कंपार्टमेंट बनेगा। फर्स्ट लेते हैं कीपिंग जेड कांस्टेंट। अगर जेड को कांस्टेंट पुट करते हो तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 1/n² के। तो ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी वर्सेस n² के बीच में, कि जैसे जैसे आप n² बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। दिख रहा है ना, जैसे जैसे n² बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से। सही है, पहले अपन पढ़े थे वो नेगेटिव कंपार्टमेंट में बन रहा था, अब ये पॉजिटिव कंपार्टमेंट में बन रहा है। अब बात करते हैं भाई अब हमने यहां पर किसके बीच में बनाया, n² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब मैं बनाता हूं काइनेटिक एनर्जी और 1/n² के बीच में। तो भाई सिंपल सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी 1/n² के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे 1/n² बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन एक चीज और, यहां पर आपके पास इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, डॉटेड लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि भाई n की वैल्यू 0 तो पुट करने से है ना, नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू 0 तो हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। 1 से 4 स्टार्ट होता, तो स्टार्टिंग में डॉटेड लाइन आएगी, देन ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कि जैसे जैसे 1/n² बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही है, चलिए कीपिंग जेड कांस्टेंट था। अब बात करते हैं आगे, कीपिंग एन कांस्टेंट। भाई एन को कांस्टेंट रख देते हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी z² के, हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ, वापस वही चीज, फर्स्ट बनेगा z और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो z और काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो देखो भाई पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी भी उसका स्क्वायर इंक्रीज होगा, तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। सही है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और z² के बीच में। हाँ सही है, काइनेटिक एनर्जी और z² के बीच में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और z² को भाई जैसे जैसे z² पूरा इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लीनियरली चेंज होगी, ठीक है। पहले जो ये वाला ग्राफ था ना भाई, ये ग्राफ कैसा था, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z, ये था y = mx² टाइप का ग्राफ, तो ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। लेकिन अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z² के। अब यहाँ पे पूरे z² को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गया y = mx वाला ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे आप z² बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लीनियरली चेंज होगी, तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझ में आता है ग्राफ। देखिए आई होप ग्राफ वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बनाना, ये डेरिवेशन करना ये नॉर्मल होता है, लेकिन ग्राफ समझना बहुत जरूरी होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज हमने क्या पढ़ा कि बेटा हमने
जो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन हमने कैलकुलेट किया। और फिर हमने ये देखा कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। फिर हमने ये चेक किया कि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में एनर्जी गैप जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने एक और पॉइंट ये सीखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते हैं, एनर्जी शेल्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू इट्स नेगेटिव साइड। ठीक है। फिर हमने ग्राफ सीखे जहां पर हमने टोटल एनर्जी का एटॉमिक नंबर वर्सेस नंबर ऑफ शेल्स के बीच में ग्राफ देखा, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ चेक किया। ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा एंड ये ग्राफ वाला टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।